यूनान के शहर एथेंस में दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा तस्वीर बनाने में फख्र महसूस करते हैं। एथेंस में एक इलाका है जिसका नाम है पार्थिनोन, जहां 2500 साल पहले जहानत और ताकत की देवी एथना का मुजस्समा हुआ करता था। इस मुजस्समे के सामने पूरा शहर आबाद था। पार्थिनोन और देवी एथना के मुजस्समे के सामने एक संतराश रहता था। इस संतराश का बेटा, जो कि देवी एथना को देखता और सोचता कैसे एक देवी पूरे शहर की हिफाजत कर सकती है। उसके पास ऐसे और भी सवालात थे, मगर सिर्फ सवालात ही थे। ये सवालात उसको जहर के प्याले तक ले गए। ये सकरात था, सच का शहीद अजीम सकरात। मैं हूं तोकीर खालिद और तोकीर सच बताएगा में हम आपको आज इसी ज़हीन के इंसान की कहानी सुनाएंगे। यूनान के एक और शहर डोल्फी में यूनानियों के मुताबिक आसमान के सबसे बड़े देवता अपोलो का टेंपल था। यहाँ अपोलो के मुजस्समे के नीचे एक पुजारन बैठती थी। यूनानी देवता अपोलो से सवाल करते और नीचे बैठी पुजारन इन सवालों के जवाब देती। लोगों का यकीन था कि ये पुजारन जो भी जवाब देती है दरअसल अपोलो देवता ही उसे बताता है। लोगों का यकीन इतना पुख्ता था कि सकरात का एक जोशीला शागिर्द क्रेफन अपोलो के टेंपल चला गया। क्रेफन ने वहां जाकर सवाल पूछा कि एथेंस में सकरात से ज्यादा ज़हीन कोई और भी है? जवाब मिला, कोई शख्स सकरात से ज्यादा अक्लमंद नहीं। क्रेफन खुशी से एथेंस की तरफ भागा और लोगों को बताने लगा, देवता भी कहते हैं सकरात से ज्यादा सियाना और अक्लमंद कोई भी नहीं। इसके जवाब में एथेंस के लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ ने कहा, देवता सच ही तो कहते हैं। कुछ ने कहा, क्रेफन ने पुजारन को रिश्वत दी होगी, इसीलिए पुजारन ने ये बात कही। इस जवाब के बाद सबसे ज्यादा हैरान सकरात था। कहता, इसका नाम महज मिसाल के तौर पर लिया गया होगा। अपोलो देवता की गवाही के बाद सकरात के पास नौजवानों का रश मजीद बढ़ गया। इस रश में एक ऐसा नौजवान उसकी महफिल में आया जिसने इसकी जिंदगी और मौत में एक अहम किरदार अदा किया। ये नौजवान अलीस बाइडीस था। ये अमीर कबीर खानदान का फर्जंद और एक नामवर बहरी कमांडर भी था। मर्दाना वजाहत और बहादुरी में इसके किस्से मशहूर थे। ये सकरात की शोहरत से मुतासर और जेलस भी था। ये भी चाहता सकरात भी बाकी जनानियों की तरह इससे मुतासर हो। ये सकरात का शागिर्द बन गया और ये चाहता था जिस तरह दूसरे लोग उससे मुतासर हैं, इस तरह सकरात भी हो और ये अपनी दौलत का जिक्र शुमार उसके सामने करता, जबकि सकरात इसकी दौलत से मुतासर ना होता। और ये बात भी अलीस को इसका गर्विदा बना देती। हुआ कुछ यूं कि यूनान की जानब से सिसिली की तरफ एक फौजी मिशन भेजने का फैसला हुआ और इस मिशन का कमांडर अलीस बाइडीस को बनाया गया। यह मिशन या मुहिम बुरी तरह नाकाम हुई। बहरी बेड़ा यूनान का तबाह बर्बाद हो गया और एथेंस की फौजी या तो गिरफ्तार हो गए और या मारे गए। अलीस बाइडीस भी दोबारा एथेंस कभी ना आया। एथेंस में अलीस बाइडीस को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। कहते हैं इसने ऐसा इसलिए किया कि उसको सजाए मौत का खदशा था। वो तो वापस ना आया, लेकिन सकरात की अवामी साख काफी मुतासर हुई। वो तबका जो सकरात के खिलाफ था, उन्होंने दोनों को नत्थी करके किरदार कशी शुरू कर दी। एथेंस में एक मरकजी थिएटर था जिसमें ड्रामे दिखाए जाते थे। यहाँ स्टेज पे सकरात का मजाक उड़ाया जाने लगा। इसको खबीस तरीन इंसान शौक किया जाने लगा और कहा जाने लगा। ये खेल जो लोग पेश कर रहे थे वो ताकतवर भी थे और हुकूमत में भी थे। सकरात इस खेल को अपने लिए खतरा समझने लगा था। वो आने वाले वक्त के खतरे को भांपने लगा था। ऐसे में एथेंस के साथ एक और सानहा हुआ जिसने एथेंस की शान और शौकत को मिट्टी में मिला दिया। हुआ यूं कि 27 साल से जारी पेलोपोनेशियन वार में एथेंस को स्पार्टा के हाथों फैसला कुन शिकस्त हो गई। एथेंस को हथियार डालने पड़े। स्पार्टन जीते तो इनकी सफों में सकरात का शागिर्द अलीस बाइडीस भी था। वैसे भी एथेंस में बहुत से लोग सकरात के खिलाफ हो गए थे और थिएटर की वजह से वो बदनाम पहले ही हो चुका था। ये नाकामी भी बहुत से लोगों ने इसी तराजू में देखी कि सकरात की तालीमात और ख्यालात के बायस देवता हमसे नाराज हैं और इसलिए हमें शिकस्त हुई है। एथेंस के ताकतवर और सियासतदान भी इसके खिलाफ थे क्योंकि वो जमहूरियत पर भी सवाल करता था। वो कहता कि अगर बहरी जहाज का कमांडर या कप्तान का इंतखाब करना है तो वो क्या इंतखाब वोटों से किया जाएगा या वो लोग जो समुद्री सफर को जानते हैं, पहचानते हैं
और उसका नॉलेज रखते हैं, वो इंतखाब करेंगे बहरी कप्तान का। उसका सवाल का जवाब था कि वोटों से इंतखाब नहीं होगा, इसका इंतखाब होगा जो लोग शऊर और इल्म रखते हैं समंदर के सफर का, वही बहरी जहाज के कप्तान का फैसला करेंगे। वो कहता था कि जमहूरियत के लिए जमहूरियत के असूलों को जांचना भी जरूरी है। वो चाहता था कि डेमोक्रेसी को जानने वाला ही डेमोक्रेसी के हक में वोट दे, जो जमहूरियत को जानता नहीं वो जमहूरियत पर बात भी नहीं कर सकता। ये उसके ख्यालात थे। 399 कबल मसीह में एक दिन क्रेटो सकरात के पास आया और उसे बताया कि वो तैयार रहे, क्योंकि शहर के तख्त और लोगों ने इस पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है। यह सुनना था कि सकरात के जहन में एनेक्सागोरस का पूरा वाकया घूम गया। उसने खुद को अपने इस आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मुकदमे का दिन सकरात दोस्तों के हमरा अदालत पहुंचा और 500 लोगों की जूरी के सामने खुद को पेश कर दिया और 500 लोगों की जूरी में सकरात का मुकदमा चला। सकरात की जिंदगी और मौत का ट्रायल सिर्फ एक दिन में होना था। इसके बाद ना कोई अपील और ना ही कोई दूसरा मौका। इसी दिन ट्रायल, इसी दिन फैसला। 3 घंटे में इसके खिलाफ मुकदमा पेश किया जाना था और 3 घंटे में सकरात ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात के जवाब देने थे। पानी की घड़ी तैयार कर ली गई, पानी की क्लॉक को ऑन कर दिया गया। 3 घंटे स्टार्ट हो गए। सकरात पर मुकदमा कायम करने वालों ने इल्जाम लगाया कि एथेंस को अपने दफा के लिए देवताओं की खुशनुदी और नौजवानों की ताकत चाहिए, लेकिन सकरात ये दोनों चीजें तबाह कर रहा है। एथेंस की स्पार्टा का तो शिकस्त और मौजूदा जिल्लत का जिम्मेदार भी सकरात ही को ठहराया गया। 180 मिनट अपने खिलाफ इल्जामात सुनने के बाद सकरात की बारी आई। पानी की घड़ी दोबारा चला दी गई, लेकिन सकरात ने अजीब काम किया। अपने खिलाफ इल्जामात के जवाब देने के बजाय वही काम किया जिसका इस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। इसने जूरी को आम लोगों को मुखातब किया। उसने जूरी को मुखातब करने की बजाय आम लोगों को मुखातब किया और वही किया जो वो कहता रहा है। उसने जूरी पर तंज किया और माशरती मुनाफिकत का पर्दाचार किया। उसने बताया कि यूनान का माशरा किस तरह का है। उसने कहा कि जूरी में से कोई एक फर्द कह सकता है कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है वो दुरुस्त है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने सच को छोड़ देगा तो ये सब बहुत बड़ी गलती पर है। मैं मौत से ज्यादा इस बात की फिक्र करूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है या गलत। वो एथेंस के समाज और सियासी सिस्टम पर तनकीद कर रहा था, मगर इसने अपने दफा में कुछ भी ना कहा। उसने अपने दफा में एक लफ्ज तक ना बोला। सकरात की तकरीर के बाद वोटिंग हुई। 500 लोगों में से 280 लोगों ने सकरात के खिलाफ वोट दिया। 280 लोगों ने उसके मौत के पैमाने पर साइन कर दिए और 220 लोगों ने सकरात को मासूम करार दिया। यूं 500 वोटों में से 280 लोगों ने सकरात के खिलाफ और 220 लोगों ने सकरात के हक में वोट दिया। कायदे के मुताबिक वो मुजरम था और उसे सजाए मौत मिलना थी। एथेंस के कानून की रूह से उसे अपनी मौत के तरीके का इंतखाब भी खुद करना था। जब उससे पूछा गया कि तुम किस तरह मरना चाहोगे तो उसने कहा मैं हुकूमत के खर्च पर डिनर करना चाहता हूं। यानी उसने हम लोग पीने का इंतखाब किया था। एथेंस का सबसे तेज असर जहर। इसके दोस्तों ने इसको कानूनी सहारा लेने का मशवरा दिया। कानून के मुताबिक सकरात अपनी मौत को जलावतनी में बदलने की दरखास्त कर सकता था, लेकिन इसने अपने सब चाहने वालों को मायूस कर दिया और वो बात ना मानी जिसके लिए उसके चाहने वाले उसके लिए असरार कर रहे थे। उसने कहा कि अगर वो एथेंस में सच बोलने से भाग गया तो किसी और इलाके या शहर में जाकर कैसे सच बोलेगा, और खामोश वो रह नहीं सकता। मुझे मेरे सच के लिए कुर्बान हो जाने दो। सकरात ने कहा मुझे मेरे सच के लिए कुर्बान हो जाने दो, मुझे मेरे सच के लिए कुर्बान हो जाने दो। सकरात को जेल कोठरी में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया कोठरी को, क्योंकि सजा पर अमल दरामद के लिए कुछ दिन बाकी थे। क्रेटो ने सकरात को जेल से भगाने का मंसूबा बनाया, मगर सकरात ने इनकार कर दिया। इसके लिए क्रेटो ने जेल के इंतजामिया को रिश्वत और साथ मिलाने के लिए पूरा प्लान कर लिया और लोगों को साथ मिला भी लिया, लेकिन सकरात ने जेल से भागने से इनकार कर दिया। वो सकरात जो खुद को दरखास्त नहीं दे रहा मुल्क से जाने के लिए, वो सकरात जिसके पास बहुत से कानूनी रास्ते हैं, जलावतनी इख्तियार कर सकता है, वो सकरात जो अपना दफा के लिए एक लफ्ज ना बोला, वो कैसे जेल से भाग सकता था। उसने क्रेटो को समझाया मेरे लिए जिंदा रहना इतना अहम नहीं है जितना सही अंदाज में जिंदा रहना
सही अंदाज ये है कि मौत के डर से शहर का कानून न तोड़ा जाए। मुझे अदालत ने शहर के कानून के मुताबिक सजा दी है, मैं ये सजा भुगतूंगा। आखिरी सुबह क्राइटो सकरात को मिलने आया। वहां सकरात के और शागिर्द और दोस्त भी थे। अब सकरात के पांव में जंजीरें पड़ चुकी थीं। सकरात ने जेलर को जहर का प्याला लाने का कहा। जेलर जहर भरा प्याला लेकर आ गया। सकरात ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा, मैंने सुना है कि आदमी को खामोशी से मरना चाहिए। जब मैं जहर पी लूं तो अपने ऊपर काबू रखना और सब्र से काम लेना। सकरात ने हैरत से हम लोग हाथ में लिया। अफलातून कहता है कि सकरात के हाथों में जरा सी भी लर्जिश नहीं थी। जब उसने जहर का प्याला पकड़ा, उसके हाथों में जरा सी भी लर्जिश नहीं थी। ये उसका शागिर्द अफलातून कह रहा है। उसने जहर का प्याला होंठों से लगाया और हलक से उतार लिया। कुछ देर तक वो टहलता रहा। जहर असर करने लगा तो वो कंबल ओढ़ कर लेट गया। जब जहर ने अपना असर स्टार्ट किया तो सकरात कंबल ओढ़कर लेट गया। चंद लम्हों में वो पांव से ऊपर की तरफ बेहोश होता चला गया। जब जहर की तासीर सीने तक आ गई तो इसने सर पर चादर ले ली। सकरात ने अपने आखिरी अल्फाज कहे, क्राइटो, वो हम पर एक मुर्ग का उधार बाकी है, वो चुका देना। क्राइटो ने कहा, चुका दूंगा, कुछ और हुक्म कीजिए। लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि सकरात गहरी नींद सो चुका था। जब सकरात ने कहा कि क्राइटो, एक मुर्ग का उधार है, चुका देना, तो क्राइटो ने कहा, जी हजूर, मैं चुका दूंगा। और उसके बाद सकरात ने एक शागिर्द क्राइटो ने कहा, कोई और हुक्म है तो कीजिए। सकरात का इस सवाल का जवाब ना आया। सकरात अब गहरी नींद सो चुका था। यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में उसके नाम पर यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं और एथेंस में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सकरात के नाम पर, जहां पर सकरात का भी मुजस्समा लगा हुआ है और उसके ऊपर देवी एथना का भी मुजस्समा है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में आज सकरात को पढ़ाया जाता है, सकरात की थ्योरीज को पेश किया जाता है और सकरात पर बुक्स लिखी जा चुकी हैं। सकरात को इल्म के तौर पर, दानश्वर के तौर पर, फलसफी के तौर पर पेश किया जाता है। लोग सकरात को देखते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।